सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 12 मार्च 2024 को चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जो जानकारी उपलब्ध कराई थी। 14 मार्च 2024 को चुनाव आयोग ने उस जानकारी को अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिया था। इस जानकारी से पता चला कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सबसे ज्यादा चंदा फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ने दिया था। चुनाव आयोग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने अक्टूबर 2020 से लेकर जनवरी 2024 के बीच 1378 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे, यानी चुनावी फंड दिया था। कंपनी ने सबसे अधिक इलेक्टोरल बॉन्ड अक्टूबर 2021 में 195 करोड़ रुपए के खरीदे थे। जनवरी 2022 में इस कंपनी ने 211 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे। अब यहां यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि यह फ्यूचर गेमिंग कंपनी कितनी बड़ी है, कौन सा बिजनेस करती है और किसकी है जिसने चुनावी चंदे के रूप में इतनी मोटी रकम दी है। आइए सबसे पहले तो ये जानते हैं कि यह फ्यूचर गेमिंग कंपनी करती क्या है। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज कंपनी की स्थापना साल 1991 में भारत के लॉटरी किंग कहे जाने वाले सैंटियागो मार्टिन ने की थी। कंपनी की स्थापना तो तमिलनाडु में हुई थी, लेकिन राज्य में लॉटरी पर बैन होने के कारण मार्टिन ने अपना अधिकतर व्यवसाय केरल और कर्नाटक में ट्रांसफर कर लिया था। कंपनी भले ही तमिलनाडु के कोयम्बटूर में थी, लेकिन इसके खातों की किताबों में जो पता दर्ज था वह कोलकाता का था। मजे की बात तो यह थी कि यह कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड भी नहीं थी। कंपनी की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को पहले मार्टिन लॉटरी एजेंसीज के नाम से जाना जाता था। नाम से ही पता चलता है कि यह कंपनी लॉटरी का बिजनेस करती थी। यह कंपनी $2 अरब से अधिक के कारोबार के साथ भारत के लॉटरी उद्योग में पहले नंबर पर थी। इसने प्रतिदिन 1 करोड़ से अधिक की लॉटरी बेची और राज्य सरकारों को टैक्स के रूप में मोटी रकम चुकाई। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड फ्यूचर गेमिंग ने भारत के उन राज्यों में जहां जहां लॉटरी खेली जाती थी और जहां जहां लॉटरी बेची जा सकती थी, डीलरों और एजेंटों का एक विशाल नेटवर्क बनाया। यही नहीं, कंपनी लगातार बाजार में यह भी पता करती रहती थी कि उसकी लॉटरी के इस बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। उसके इस काम में डीलर और एजेंट लगातार मदद भी करते रहते थे। यही वजह है कि आज कंपनी लॉटरी के बिजनेस में नंबर 1 पर है और चुनावी बॉन्ड के रूप में सबसे अधिक चंदा देने की वजह से चर्चा में भी है। अब हम ये जानते हैं कि इस कंपनी का मालिक कौन है। इस कंपनी का मालिक है 1961 में पैदा हुआ 63 साल का सैंटियागो मार्टिन, जो कभी म्यांमार के यांगून में एक मजदूर के रूप में काम करता था। मजदूरी से जो पैसे मिलते थे उसी से वह अपना परिवार पालता था। मार्टिन का शुरुआती जीवन बड़ी मुश्किलों और कठिनाइयों में बीता। समय का चक्र बदला और दिनों दिन उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती चली गई। उसने लॉटरी के जरिए आम लोगों को सपने दिखाए और किस्मत के खेल में बिजनेस को ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। सैंटियागो मार्टिन ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ लॉटरी ट्रेड एंड एलाइड इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष भी है। भारत में लॉटरी बिजनेस के उत्थान और विश्वसनीयता को बढ़ावा देने के लिए उसने बहुत काम किया। उसके नेतृत्व में उसका एंटरप्राइजेज फ्यूचर गेमिंग सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का सदस्य बन गया। मार्टिन की वजह से लॉटरी एसोसिएशन, ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और स्पोर्टर्स सट्टेबाजी को बढ़ावा मिला। 1980 के दशक में जब लॉटरी के टिकटों का क्रेज बढ़ा तो मार्टिन साल 1988 में म्यांमार से भारत लौटा और टाटाबाद में चाय की एक दुकान पर काम करते हुए कोयम्बटूर में रहने लगा। उन दिनों लॉटरी का खूब क्रेज था, इसलिए उसने चाय की दुकान की नौकरी छोड़कर लॉटरी का स्टॉल लगाने का फैसला किया, क्योंकि इसमें उसे दोहरा फायदा नजर आ रहा था। एक तो उसे बिकने वाले टिकटों से अच्छा खासा कमीशन मिलता, दूसरे न बिकने वाले टिकटों का इनाम उसकी जेब में आ जाता। उन दिनों उसकी उम्र 27 साल थी। कोयम्बटूर में उसने लॉटरी की 5 दुकानें खोलीं। 1988 में उसकी लीमा रोज से शादी हुई। अगले साल यानी 1988 में उसने मार्टिन लॉटरी एजेंसीज लिमिटेड के नाम से कोयम्बटूर में एक लॉटरी कंपनी खोली जो 2 अंकों पर इनाम देती थी। इसके लिए वह खुद अपने टिकट छपवाता था। कई ब्रांडों और ज्यादा प्राइस के साथ उसने अपना यह व्यवसाय शुरू किया था। देखते ही देखते उसकी यह 2 अंकों पर इनाम देने वाली लॉटरी घर घर में जानी पहचानी जाने लगी। जैसे जैसे कारोबार बढ़ा, मार्टिन ने चेन्नई में डेक्कन एजेंसीज,
मदुरई में केएस और त्रिची में अपने भाई रामदास के साथ मिलकर लॉटरी व्यवसाय से जुड़े क्षेत्रीय खिलाड़ियों को टक्कर देने लगा। 2 सालों में ही उसने खुद को तमिलनाडु में लीडर के रूप में स्थापित कर लिया। साउथ में मार्टिन कर्नाटक लॉटरी के तहत चलती थी, तो उत्तर पूर्व में इसे मार्टिन सिक्किम लॉटरी के नाम से जाना जाता था। लोगों में लॉटरी का क्रेज था ही, इसीलिए मार्टिन की इस लॉटरी ने पूरे इलाके में धूम मचा दी। मार्टिन की लॉटरी की यह कंपनी अच्छी तरह चल निकली तो उसने अपना यह व्यवसाय बढ़ाने का विचार किया। फिर वह कोयम्बटूर के अलावा कर्नाटक और केरल में भी अपना लॉटरी का यह धंधा करने लगा। बाद में उसने सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र में भी अनुमति लेकर लॉटरी का धंधा शुरू कर दिया। आम लोगों के सपनों और आशाओं पर टिके साम्राज्य ने उसे अपार धन का मालिक और प्रभावशाली व्यक्ति बना दिया। मार्टिन ने लॉटरी के बिजनेस में 27 साल की उम्र में कदम रखा था। जल्दी ही उसने पूरे देश में लॉटरी के खरीदारों और विक्रेताओं का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया था। यही वजह थी कि कई बार उसे देश में सबसे अधिक टैक्स पेयर का खिताब मिला। केरल ऐसा राज्य है जहां लॉटरी वहां के रहने वालों के दिमाग में तो सरकार के राजस्व में छाई रहती थी। साल 2008 में केरल में मार्टिन का राजनीतिक घोटाले का पाला पड़ा। एक जाने माने अखबार के अनुसार उस साल मार्टिन ने सीपीआई एम के मलयालम मुखपत्र देशाभिमानी को 2 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन उस समय सीपीआई एम की केरल इकाई 2 समूहों में बांटकर आंतरिक लड़ाई में उलझी पड़ी थी। एक समूह का नेतृत्व जहां पिनराई विजयन कर रहे थे, वहीं दूसरे समूह का नेतृत्व वीएस अच्युतानंद कर रहे थे। जबकि उन दिनों स्थिति यह थी कि मार्टिन पर पहले से ही सिक्किम सरकार ने 4500 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगा रखा था। उन दिनों विजयन के हाथों में ही मुखपत्र देशाभिमानी और पार्टी की कमान थी, जबकि अच्युतानंद पार्टी के खिलाफ मुखर होकर सीधे हमले कर रहे थे। इसका नतीजा यह निकला कि विजयन गुट को उनके इस हमले की वजह से पीछे हटना पड़ा और मार्टिन के 2 करोड़ रुपए लौटाने पड़े। इतना ही नहीं, प्रकाशन के महाप्रबंधक के रूप में पद संभालने वाले मालाबार के नेता ईपी जयराजन को उनके पद से हटा दिया गया। इस घटना के बाद लॉटरी मार्टिन राज्य में राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई। जब साउथ इंडिया में बिजनेस की बात आती है तो कुछ नाम ऐसे हैं जो विवादों और चर्चाओं में बने रहते हैं। द्रविड़ मुनेत्र कड़घम यानी डीएमके के साथ करीबी संबंध होने की वजह से भी मार्टिन के इस व्यवसाय में उतार चढ़ाव दिखाई दिए। साल 2011 में तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री एम करुणानिधि, जो डीएमके के मुखिया भी थे, उसी साल मार्टिन ने 20 करोड़ रुपए खर्च करके इलैग्नन नाम की एक तमिल फिल्म बनाई। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले करुणानिधि ने लिखा था, लेकिन जब राज्य की सरकार बदली और अन्ना द्रमुक की सरकार आई तो मार्टिन के इस व्यवसाय को जैसे नजर लग गई। उसके शानदार ग्रोथ में पहली बार अड़चन साल 2003 में तब आई जब राज्य की मुख्यमंत्री बनने के बाद जयललिता ने उन रिपोर्टों के आधार पर लॉटरी के व्यवसाय पर प्रतिबंध लगा दिया कि लॉटरी गरीब परिवारों पर कहर बरपा रही है। जयललिता के इस फैसले ने मार्टिन को कर्नाटक, केरल, पूर्वोत्तर और भूटान की ओर अपने लॉटरी के व्यवसाय को ले जाने के लिए मजबूर किया। साल 2000 तक मार्टिन उद्योग और राजनीतिक हलकों में एक बड़ी शख्सियत बन चुका था। फिर तो वह नेताओं को मोटी मोटी रकम देने के साथ महंगे महंगे गिफ्ट भी देने लगा था। कहा जाता है कि डीएमके के एम करुणानिधि से उसकी काफी नजदीकी थी। यह भी कहा जाता है कि जयललिता ने इसी वजह से लॉटरी पर प्रतिबंध लगाया था। लॉटरी किंग मार्टिन की परेशानी साल 2011 में तब और बढ़ गई जब एआईडीएमके की राज्य में सरकार बनी। अपने शासन के शुरुआती दिनों में ही माफिया नेताओं को सबक सिखाने के लिए जयललिता ने गुंडा एक्ट लागू किया। इसके बाद सैंटियागो मार्टिन सहित राज्य के डीएमके के सैकड़ों नेताओं और समर्थकों को जमीन हड़पने के आरोप में गुंडा एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। जमीन हड़पने, अवैध लॉटरी बिक्री और 14 मामलों में धोखाधड़ी करने के आरोप में मार्टिन को भी गिरफ्तार किया गया था। लेकिन बाद में मद्रास हाईकोर्ट ने मार्टिन की हिरासत रद्द कर जमानत पर रिहा कर दिया था। फिर भी उसे 8 महीने तक जेल में रहना पड़ा था। इसके बाद यह कहानी बदल गई थी। आगे की कहानी में प्रवेश होता है लीमा रोज का, जो मार्टिन की पत्नी थी। गिरफ्तारी के बाद जब मार्टिन 8 महीने से अधिक तक जेल में रहा तो इस बीच सीबीआई लॉटरी से जुड़े कई घोटालों को लेकर उसके खिलाफ आरोप पत्र तैयार करने में लगी थी। पति के जेल जाने के बाद लीमा रोज व्यवसाय संभालने लगी थी। मई
2012 में लीमा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके पति मार्टिन को लॉटरी के फर्जी मामलों में जानबूझकर फंसाया गया था। लीमा ने इस मामले में 2 लॉटरी एजेंटों को अभियुक्त बनाया था। इनमें एक एम करुणानिधि के परिवार का करीबी था। उसने कोयम्बटूर के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर टीपी सुंदरमूर्ति को एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें उसने लिखा था कि उसके परिवार वालों को अज्ञात लोगों द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इसके बाद उसने पत्रकारों से कहा था कि मार्टिन और उसके घर वालों को फर्जी मामलों में फंसाया गया था, क्योंकि अदालत ने जब गुंडा एक्ट अधिनियम के तहत उसकी हिरासत रद्द कर दी थी, तो अगले ही दिन पुलिस ने नए मामले दर्ज कर लिए थे। अलग अलग पूछताछ के लिए उसे बार बार थाने बुलाया जाता था। सोने नहीं दिया जाता था, जिससे उसकी सेहत खराब हो रही थी। मार्टिन की बेटी डेजी मार्टिन ने तो यहां तक आरोप लगाया था कि कुछ लोग उसे एक कार में बैठाकर चेन्नई ले गए थे, जहां उससे कहा गया था कि अगर मार्टिन एक बड़ी रकम दे दे तो उसके खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस ले लिए जाएंगे। लेकिन जब उसने पैसे देने से इनकार कर दिया तो उसे धमकी दी गई थी कि उसके पिता के खिलाफ और मामले दर्ज किए जाएंगे और उसे कभी जेल से बाहर नहीं आने दिया जाएगा। उसकी जेल में हत्या कर दी जाएगी। लीमा रोज तो मुख्यमंत्री जयललिता के सामने उन नामों का खुलासा करने को भी तैयार थी जो उससे पैसे ऐंठना चाहते थे, लेकिन जयललिता ने उसे मिलने का मौका ही नहीं दिया। यहां जैसा ज्यादातर घोटालेबाज या माफिया करते हैं, उसी तरह लीमा ने भी एक राजनीतिक पार्टी इंडियन जननायक कांची ज्वाइन कर ली थी। पार्टी ने उसे राज्य का उप महासचिव बनाया था। इसके बाद उसका बेटा चार्ल्स जॉस बीजेपी में शामिल हो गया था। यही नहीं, मार्टिन के भाई टायसन मार्टिन ने अपनी खुद की पार्टी तमिलर विडियाल कांची बना ली थी। उसका दामाद अवध अर्जुन वीसीके में मिल गया था। साल 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के लिए कोयम्बटूर गए थे, तो लीमा रोज भी उनके साथ मंच पर दिखाई दी थी। लेकिन मार्टिन खुद राजनीति से दूरी बनाए रखे हुए था। उसका ध्यान केवल रियल एस्टेट, शिक्षा और मीडिया के नए नए उद्यमों पर था। लेकिन जैसी सफलता उसे लॉटरी के व्यवसाय में मिली थी, वैसी सफलता किसी अन्य व्यवसाय में नहीं मिली। आगे चलकर मार्टिन का व्यवसाय केवल लॉटरी तक ही सीमित नहीं रहा। कोयम्बटूर के नजदीक मार्टिन ने एक होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खुलवाया। इसके अलावा मार्टिन ने एस म्यूजिक, AM&C प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, मार्टिन नंथावनम अपार्टमेंट और लीना रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड जैसे व्यवसाय भी शुरू कर दिए थे। मार्टिन साल 2002 से 2003 में भारत में सबसे अधिक इंडिविजुअल टैक्स पेयर था। उसने और उसकी कंपनियों के समूह ने सामूहिक रूप से जुलाई 2017 से सितंबर 2023 तक जीएसटी के रूप में 23,199 करोड़ प्रतिवर्ष 5,000 करोड़ टैक्स अदा किया था। लेकिन जैसे जैसे मार्टिन का व्यवसाय बढ़ता गया, उसी तरह उसका विवादों से नाता भी बढ़ता गया। आखिर वह भी धोखाधड़ी और वित्तीय हेराफेरी के आरोपों से बच नहीं सका। साल 2001 में आयकर विभाग के अनुसार उसने लॉटरी प्रणाली में हेरफेर किया था कि इनाम ज्यादातर न बिके टिकटों को ही मिले। इसका एक उदाहरण उसके बेटे चार्ल्स जोस का आजाद हिंद में बम्पर लॉटरी में 50 लाख का इनाम जीतना था। जांच करने वालों को सिक्किम और भूटान लॉटरी में मार्टिन द्वारा कथित हेरफेर के सबूत भी मिले थे। उन्होंने इसकी रिपोर्ट CBI में की थी। 2007 में पता चला कि मार्टिन का लॉटरी का व्यवसाय पुलिस के संरक्षण में चल रहा था। 2010 में सिक्किम और भूटान पेपर लॉटरी पर संदेह होने पर उस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। 2011 में सिक्किम सरकार की ओर से अन्य राज्यों में लॉटरी बेचकर सिक्किम सरकार को 45,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया था। फिर यूज पे 30 केस किए गए। साल 2011 में अवैध लॉटरी कारोबार पर एक्शन के तहत मार्टिन को तमिलनाडु और कर्नाटक पुलिस की तलाशी का सामना करना पड़ा था। साल 2013 में केरल पुलिस ने अवैध रूप से लॉटरी चलाने के आरोप में उसके घर, ऑफिस आदि में छापा मारा था। साल 2015 में कर चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में मार्टिन के ठिकानों पर छापे मारे गए थे। साल 2016 में प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मार्टिन के ठिकानों पर छापे मारे गए थे। साल 2018 में अवैध रूप से लॉटरी चलाने के आरोप में CBI ने मार्टिन के आवासों और ऑफिसों की तलाशी ली थी।
पिछले साल यानी साल 2023 में ईडी ने सिक्किम सरकार के 900 करोड़ से अधिक के कथित नुकसान से जुड़े मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई करते हुए मार्टिन के 487 करोड़ रुपए जब्त किए थे। ईडी की रिपोर्ट के अनुसार मार्टिन ने लॉटरी के अवैध संचालन से करीब 7,500 करोड़ रुपए का सरकार का नुकसान किया था। ईडी का कहना था कि मार्टिन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, झारखंड और जम्मू में रोजाना 10 करोड़ रुपए से अधिक के लॉटरी के टिकट अवैध रूप से बेचने में शामिल था। लॉटरी की अवैध बिक्री से होने वाले फायदे को वह रियल एस्टेट में निवेश करता था। यही वजह थी कि जयललिता की सरकार आने पर जमीन कब्जाने के आरोप में मार्टिन को पुलिस ने हिरासत में लिया था। लीमा रोज और उसके बेटे चार्ल्स जॉस के अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में शामिल होने के कदम को लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं। लोग जान चुके हैं कि मार्टिन का परिवार राजनीति करने के लिए राजनीति में नहीं आया है। वह तो खुद को बचाने और अपने धंधे को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति में आया है। इसीलिए उसने इतनी मोटी रकम भी चुनावी चंदे के रूप में दी है। लोगों का मानना है कि जितना उसने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया है, उसका कई गुना वह जनता को लॉटरी खिलाकर कमाएगा, क्योंकि हर किसी का सपना करोड़पति बनने का होता है, जबकि ऐसे खेलों में जीत के बाद हार निश्चित है।